सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड सरकार जल्द ही भू कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी बजट सत्र में राज्य सरकार भू कानून सदन में लेकर आएगी। उत्तराखंड सरकार का भू कानून मजबूत और सख्त होगा। प्रदेश की जमीनें बचाने के लिए ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि देवभूमि का स्वरूप बनाए रखने के अतिक्रमण अभियान जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण कार्यों को चेतावनी दी है। साल 2024 में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़े पैमाने पर धार्मिक स्ट्रक्चर के नाम पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। मजार जिहाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने 5000 एकड़ से ज्यादा की जमीन मुक्त कराई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2025 में भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। जहां भी सरकारी जमीन धार्मिक अतिक्रमण के नाम पर कब्जाई जाएगी, उसे खाली कराया जाएगा। बिल्कुल, देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखने के लिए यह अभियान बहुत आवश्यक है। इसमें 5000 एकड़ से अधिक जमीनें अतिक्रमण से मुक्त हुई हैं और ये अतिक्रमण आगे भी जहाँ जहाँ हैं उसको मुक्त कराने का अभियान हमारा और तेज़ी से चलेगा। डेमोग्राफी में कोई परिवर्तन न हो, इसके लिए लगातार हमारी पुलिस विभाग के लोग लगातार वेरिफिकेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। हरवलपुर से कांग्रेस की प्रत्याशी यामिनी रोहिल्ला के नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई थी और किसी एक व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसको देखते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस चेयरमैन प्रत्याशी हरवलपुर यामिनी रोहिल्ला का नामांकन रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया पूरे दिन चली और भारी संख्या में पुलिस बल भी तहसील परिसर में मौजूद रहा, लेकिन रात्रि के लगभग 8 बजे नामांकन रद्द होने की बात रिटर्निंग ऑफिसर ने कही, जिसको देखते हुए कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा दिखाई दिया। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात का कहना है कि प्रशासन सत्ता के दबाव में कार्य कर रहा है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि वो इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय जाएंगे। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी, उसे बार बार बुलाने पर भी वह मौके पर नहीं पहुंचा। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि ये काम सत्ता में बैठे सत्ताधारियों के इशारे पर प्रशासन दबाव में कर रहा है। मेरी जानकारी है अभी रिटर्निंग ऑफिसर अपना ऑर्डर डिक्टेट कर रहे हैं जी। जब तक वो ऑर्डर हम ना देख लें, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने क्या निर्णय लिया। मैं उनके विवेक को कोई चैलेंज नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसका दबाव इनके ऊपर है? दबाव इसलिए कि जो शिकायत करता था वो न सुबह 11 बजे आया, न 1 बजे आया, न 3 बजे आया, न 5 बजे आया। उसने अपने पक्ष को प्रस्तुत ही नहीं किया जी। तो जब उसने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया तो प्रशासन उसका पक्ष कैसे प्रस्तुत कर सकता है? इसमें स्पष्ट है कि दबाव है। वकीलों की तीखी बहस हुई और वहां पर उन्होंने रूलिंग का हवाला भी दिया, उसके बावजूद भी अधिकारी जो है अपनी अड़ी को उस पर रहे। जब सरकार का दबाव होता है तो अधिकारी के हाथ पैर फूल जाते हैं, सामान्यतः ये होता है। और फिर भी हम पूरी व्यवस्था में यकीन रखते हुए आरओ महोदय के आदेश का इंतजार जरूर करेंगे। उसके बाद हमारे सामने रास्ता खुला है, हम हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं। सामान्य निर्वाचन हो रहे रोहिल्ला के जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई थी कि उनका जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ से है और अन्य राज्य के मूल निवासी है। उत्तराखंड में इस तरह की वो दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस क्रम में हमारे द्वारा एक पत्र जारी किया गया संबंधित तहसीलदार साहब को कि आप इसकी विस्तृत रिपोर्ट हमें उपलब्ध करें। उनकी रिपोर्ट आने पर हमने ये पाया कि ये उस पर संदेह व्यक्त किया गया और ये लिया कि ये किसी तरह उचित प्रतीत नहीं होता, उचित नहीं है। तो इस क्रम में हमें जो निर्देश प्राप्त हुए थे सामान्य प्रशिक्षण की अवधि में और जो आरओ गाइडलाइन हैंडबुक है हमारी, उस क्रम में उसमें ये पाया गया कि वो अनुसूचित जाति अनुसूचित ओबीसी महिला के जो दावा प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी प्रमाण पत्र की संदिग्धता है। तो ऐसे क्रम में दर्ज किए गए। ऐसे कितने नामांकन थे जो जिन पर आपत्ति दर्ज हुई थी और जिनमें तुरंत जो है एसडीएम साहब ने या उच्च अधिकारियों ने उस पर अपनी रिपोर्ट दी है? अध्यक्ष पद को 4 प्रत्याशियों द्वारा आवेदन किया गया था, केवल एक ही पद पर आपत्ति दर्ज हुई थी। संदेह का क्या कारण था? संदेह के तथ्य क्या थे जो संदेह के दायरे में आए? संदेह का तथ्य
निर्वाचन अधिकारी ने मंगलौर के चेयरमैन पद के कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी इस्लाम और उनके साथ भरे गए दोनों पर्चों को निरस्त किया है। कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारी की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस के मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने बड़ी साजिश के तहत कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी इस्लाम का पर्चा निरस्त कर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस दिन को काले दिन के रूप में देखा जाएगा, जब एक ही प्रत्याशी के तीनों पर्चे कैंसिल कर दिए गए। पिछले सभी चुनावों में इस मामले में कोई भी आपत्ति नहीं लगाई गई, जबकि ऐसा सिर्फ इसी बार किया गया है। निर्वाचन अधिकारी के फोन की डिटेल निकलवानी भी जरूरी है, ताकि पता चल सके कि इस बीच किस राजनीतिक दलों के नेताओं के फोन उनको आए, जिनके इशारे पर इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। विधायक काजी निजामुद्दीन ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत जिताऊ कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा निरस्त किया गया। वहीं झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने भी चौधरी इस्लाम के पर्चे को निरस्त करने के पीछे भाजपा की साजिश बताई है। आज लोकतंत्र के लिए बिल्कुल काला दिन है और चौधरी इस्लाम साहब जो मंगलौर के नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्होंने अपना कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। मैं आपको बता दूं कि चौधरी इस्लाम जी 2003 में मंगलौर नगर पालिका सभासद का चुनाव लड़ चुके थे। 2008 में 2003 में हारे थे। 2008 में नगर पालिका सभासद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और 2013 में फिर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे और 2018 में हार गए थे। आज 4 चुनाव लड़ने के बाद आज फिर चौधरी साहब का नामांकन था और इत्तेफाक की बात यह है कि 2003 में भी इसी प्रकार की आपत्ति की गई चौधरी साहब के पर्चे पर। 2013 में की, 2008 में की गई, 2013 में भी की गई और 2018 में भी की गई और चारों बार तथ्यों के आधार पर निर्वाचन अधिकारी ने उस आपत्ति को खारिज किया। आपत्ति क्या है कि चौधरी इस्लाम का नजूल जमीन पर कब्जा है। जो नजूल जमीन जिसका खसरा वगैरह जिसके नंबर आपत्तिकर्ता ने दिखाए हैं वो ये नजूल है, जिसमें चौधरी इस्लाम हाउस टैक्स की रसीद है, जिसमें चौधरी इस्लाम का नाम कहीं से कहीं तक नहीं है। जिस हाउस टैक्स की रसीद में चौधरी साहब का नाम है वो ये है। इस प्रॉपर्टी पर कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। अब राहुल जी सही कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद इतने दहशत में और इतने डरे हुए हैं कि उनकी लड़ने की एक क्षमता जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। वो चुनाव लड़ने में लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक तरीके से उन्होंने चूड़ियां पहन ली हैं। और चूड़ियां पहनने से मेरा तात्पर्य चौधरी साहब का कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द करना और जोर जबरदस्ती के साथ नामांकन रद्द करवाना, ये उसी चूड़ी पहनने का सबूत भी है। अगर उनमें लड़ने का मादा होता तो लड़ते, चुनाव मैदान में आते। अगर मादा होता तो जीत के दिखाते, लेकिन लड़ने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। चूड़ियां मंगलौर में उन्होंने पहन ली है। तो काई साहब ने भी कहा ये डर अच्छा है और इतना डर, इतना भय भाजपा के लोगों में होना चाहिए। इसी पे जानकारी लेंगे। धनराज गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, बताइएगा जिस तरीके के एलिगेशन जो है भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस लगा रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो नगर निकाय का चुनाव है उसके बाद जो सियासी हलचलें हैं वैसे ही गर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिएगा कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है
वो भी उत्तराखंड के अंदर शुरू हो चुका है। वहीं आपने देखा कि नामांकन रद्द करने के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया है कि जो रिटर्न अधिकारी हैं या कहा जाए जो आरओ हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। क्योंकि मंगलौर की यदि बात की जाए तो मंगलौर में जो चेयरमैन पद के लिए कांग्रेस का जो प्रत्याशी उतारा गया था, उसका नामांकन रद्द कर दिया गया, क्योंकि उस पर एक आपत्ति लगाई गई थी और आपत्ति में साफ तौर पर कहा गया था कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो नजुल की भूमि है उस पर कब्जा किया है, जिसको लेकर आपत्ति लगाई गई थी और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं इनका नामांकन रद्द किया गया है। लेकिन वही कांग्रेस के जो विधायक हैं निजामुद्दीन, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं और इस तरह का कोई भी मामला नहीं है, क्योंकि जो चौधरी इस्लाम है वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और पहले भी इस तरह की आपत्तियां लगाई थी, जिसको खारिज कर दिया गया था। लेकिन इस बार उस आपत्ति सेम वही आपत्ति लगाई गई है और उसको खारिज नहीं किया गया और जो उनका नामांकन था उसको रद्द कर दिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के अंदर बौखलाहट है, बीजेपी डरी हुई है कि कहीं वो हार ना जाए। लेकिन इस तरीके से कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करना ये गलत है। जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या कर रही है और लोकतंत्र कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि खतरे में है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस दिन को कहीं ना कहीं काले दिवस के रूप में कांग्रेस मानेगी और मंगलौर के अंदर प्रत्येक वर्ष इसको काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर धनराज एक और सवाल सामने आता है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा निरस्त कर दिया गया है। सवाल ये भी उठता है कि साफ तौर पर एलिगेशन निर्वाचन अधिकारी पे लगाए गए हैं। अब क्या एक निर्वाचन अधिकारी ऐसा कर सकता है? अगर करता है तो आगे किस तरीके की कानूनी कार्रवाई देखी जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जांच का विषय है कि अधिकारी ने आखिर क्यों उनका पर्चा निरस्त किया है। इसके लिए कहीं ना कहीं जांच जरूर होनी चाहिए और इसको लेकर कांग्रेस ने भी जांच की मांग की है और साफ तौर पर कहा है कि जो अधिकारी हैं उनके फोन रिकॉर्ड भी निकालने चाहिए कि किस नेता का उन पर फोन आया है और किसके दबाव में उन्होंने ये जो नामांकन है वो रद्द किया है। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या सरकार उस अधिकारी की जाँच कराएगी या नहीं कराएगी। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि अभी कांग्रेस कहीं ना कहीं हमलावर बीजेपी पर दिख रही है और लगातार बीजेपी पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल धनराज, ये तो आम बात है कि जब भी चुनाव आते हैं तो जो राजनीतिक दल होते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ जवाब आया है इस पूरे एलिगेशन को लेकर? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है, यहाँ पर इलेक्शंस की बात है और प्रत्याशी ही अगर भारतीय जनता पार्टी पर टारगेट इस चीज को लेकर कर रहा है कि जो निर्वाचन अधिकारी है उसने जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साजिश रची है, ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े आरोप है, क्योंकि चुनाव का माहौल है और चुनाव में इस तरीके से नामांकन रद्द होना, कहीं ना कहीं उसकी जो मेहनत होती है, पिछली जो मेहनत की होती है, वो कहीं ना कहीं खराब होने की संभावना है। क्योंकि यदि उनको प्रत्याशी नहीं बनाया जाता तो कहीं ना कहीं वो इससे कहीं ना कहीं हाथ जरूर होते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप कांग्रेस के प्रत्याशियों ने लगाए हैं और उसके साथ ही विधायक ने लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर बीजेपी का भी अब जवाब आने लगा है। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी इस तरीके से किसी से नहीं डरती है और बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। और जो अधिकारी हैं, यदि उन्होंने कोई नामांकन रद्द किया है तो वो उन्होंने किसी कमी के कारण ही किया होगा। जब आपत्ति लगाई गई है तो जरूर उस पर सुनवाई की गई होगी और उसी के बाद नामांकन रद्द किया गया होगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस का जो कहना है कि आरोप जो कांग्रेस के हैं बीजेपी पर कि अधिकारी कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं अधिकारी, और इसको लेकर कहीं ना कहीं आरोप कांग्रेस ने लगाया है। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी किसी पर भी इस तरह का दबाव नहीं डालती है और इससे में आचार संहिता पूरे उसमें प्रदेश में लगी हुई है, लेकिन इससे कुछ भी लेना देना बीजेपी का नहीं है। ठीक है धनराज, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां पर रामनगर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी व क्षेत्रीय सांसद अनिल बलूनी ने नगर पालिका उम्मीदवार के लिए एकजुट होकर भाजपा के लिए कार्य करने की अपील की है। उसके साथ ही उन्होंने भाजपा से बागी होकर नामांकन करने वाले 6 लोगों को मानने को लेकर वार्ता की है और साथ ही उन्होंने कहा कि रामनगर को वन्य जीव पर्यटन का जो क्षेत्र है उसकी जल्द राजधानी बनाने को लेकर कार्य भी किए जाएंगे। जितना आकलन है, जितनी हमारे पास इनपुट है, मैं इन सब के आधार पर आप लोगों से कह सकता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी जो निकाय चुनाव है इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से जीतने वाली है। पूरे प्रदेश से जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। हमारी लोकसभा में जिसमें कि दो नगर निगम भी हैं, वहां से भी जितना भी फीडबैक है उसके हिसाब से भी दोनों नगर निगम की सीट जीतने वाले हैं। साथ ही रामनगर में भी जो हमारा ट्रिपल इंजन की सरकार है वो पूरी तरह से जीतने वाली है। रामनगर में भी हम लोग अच्छे खासे मतों का जीतेंगे। हमारी सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी हो रही है। कुछ जो रूठे हैं उनको भी मना रहे हैं, उनको भी मना लिया गया है लगभग। बहुत जल्दी इसकी जानकारी आप लोगों को भी हम लोग दे देंगे। हम लोग रामनगर को शुरू से कहते रहे हैं कि हम लोग पूरे विश्व के जो वन्य जीव पर्यटन है उसकी राजधानी बनाना चाहते हैं। आने वाले समय में बहुत सारे काम रामनगर में किए जाने हैं। अगर यहाँ नगर पालिका में भी हमारा बहुमत रहेगा तो निश्चित तौर पर उसको और आसानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए 2024 का साल उपलब्धियां भरा रहा। यहां उत्तराखंड के लिए लिहाज से देखें तो आपको बता दें, धामी सरकार ने साल 2024 के भीतर ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जो भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जो देश भर में छाए रहे। खासकर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किए जाने की चर्चा पूरे देश में हुई। यही नहीं, धामी सरकार ने साल 2024 में सख्त दंगा विरोधी कानून, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण सहित कई बड़े फैसले लिए हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के कार्यकाल को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार की उपलब्धियों को नकारने का काम हो रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि राज्य में सरकार जनहित के काम करने में असफल रही है। भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की माने तो पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि रजत वर्ष में उत्तराखंड राज्य वह मुकाम हासिल करेगा जिसके सपने देखे जा रहे थे। मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हो या समूची भाजपा हो, 2022 का विधानसभा चुनाव यूसीसी पर ही लड़ा और यूसीसी की ही डुगडुगी 2022 से लेकर 2024 तक पीटते रहे, यानी कि पूरे 2 साल बीत गए। और तो और लोकसभा चुनाव में प्रांत दर प्रांत यूसीसी लाने वाले पहले राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित प्रसारित अपने आप को करके आ गए हैं पुष्कर सिंह धामी। और यदि उनसे पूछा जाए कि यूसीसी कहाँ है तो खोदा पहाड़ और निकली चुईया। यहाँ उत्तराखंड में यूसीसी लागू ही नहीं हुआ है और प्रचार प्रसार पूरे देश विदेश में चल रहा है। तो जो भेड़िया आया की कहावत इन्होंने यूसीसी के मामले में चरितार्थ की, वही भू कानून के मामले में होने जा रहा है। जितने मुंह उतनी बातें हैं भाजपा के अंदर, धड़ेबाजी इतनी है कि रावण के तो केवल 10 सर थे, इनके 1 दर्जन से ज़्यादा सर हैं। तो ऐसे में एक राय, एक स्वीकार्यता पर या सर्वानुमति तो इनकी बनती नहीं है। तो कहीं ना कहीं भू कानून के नाम पर एक गाजर लटकाई जा रही है उत्तराखंड के जनमानस के सामने और भ्रम फैलाया जा रहा है। पहले जिस काम का बीड़ा उठाया है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहले उसको तो लागू करके दिखाओ। और यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म रहा कहाँ जब ना देश में लागू हो रहा है, तो उत्तराखंड में केवल लागू करके ये यूनिफॉर्म हो गया। और उत्तराखंड के अंदर भी आधी आबादी पर लागू हो रहा है, आधी पर नहीं हो रहा है, तो किस बात का यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान, एक रूप। तो कहाँ एक रूपता रह जाएगी जब आप आधी आबादी पर ही इसको लागू करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इसकी मांग किसने की थी? भू कानून की मांग तो पुराने समय से चली आ रही है और इस समय की मांग है, भू कानून हो या गैरसैंण हो या लोकायुक्त हो। लेकिन जो उत्तराखंड की मांग होती है उस पर भाजपा काम नहीं करती। जो किसी ने कभी मांगा नहीं वो जबरदस्ती थोपने और लादने का प्रयास हो रहा है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि उसमें उत्तराखंड अग्रणी प्रदेश होगा। उन्होंने कहा भी है कि जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो भारत के अग्रणी राज्यों में होगा। 2025 में हम 25 वर्ष पूरे कर लेंगे। इस दृष्टि से भी यह गौरवशाली वर्ष होगा। अनेक योजनाएं केंद्र से हमको मिल रही हैं, 2 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं चल रही हैं। वो रोड कनेक्टिविटी में ऑल वेदर रोड हो, एक्सप्रेस वे हो
फ्लाईओवर्स हों, नेशनल हाईवे हों, एयर कनेक्टिविटी में रीजनल जो उड़ान है हेलीकॉप्टर की, बागेश्वर, चंपावत, चिन्यालीसोड़, गोचर, इस प्रकार छोटे छोटे स्टेशनों को भी आपस में हवाई से। चमोली के गमशाली गांव में बर्फबारी के चलते फंसे ऋषिकेश के 4 पर्यटकों को प्रशासन की ओर से रेस्क्यू किया जा रहा है। जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि गमशाली में फंसे सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। पर्यटकों को घाटी में तैनात आईटीबीपी और बीआरओ की ओर से सभी प्रकार की मदद दी जा रही है। चारों पर्यटकों को मलारी लाया जा रहा है, जबकि उनके वाहन को सड़क मार्ग से बर्फ हटाने के बाद घाटी से निकाला जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि पर्यटक प्रशासन को सूचना दिए बिना घाटी घूमने गए थे। उन्होंने जनपद में आने वाले पर्यटकों से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने से पूर्व प्रशासन को सूचना आवश्यक देने और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का ध्यान रखने की बात कही है। 27 दिसंबर को ऋषिकेश के कुछ पर्यटक मलारी के पास बर्फबारी में गाड़ी के साथ फंस गए थे और चूंकि वो नीति घाटी की तरफ जा रहे थे और प्रशासन को बिना सूचना के, बिना किसी अनुमति के वो जा रहे थे। हालांकि मलारी में और गमशाली में इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन समय समय पे मौसम के फोरकास्ट भी जारी किए गए थे और उसके बाद वो पर्यटक वहाँ बर्फबारी में फंसे थे, जिनको लोकल लेवल पर आईटीबीपी और बीआरओ ने अकोमोडेशन और फूड का सहयोग दिया है। और चूंकि बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ी थी तो रास्ता खोलने में समय लग रहा था। आज वही पर्यटक मलारी की तरफ पहुंचने वाले हैं और उनकी गाड़ी को बाद में। जनपद देहरादून के चकराता क्षेत्र में एक ऑल्टो कार चालक के नियंत्रण से बाहर होकर खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 100 मीटर नीचे खाई में उतरकर उक्त ऑल्टो कार तक पहुंच बनाई और कार में सवार घायल 8 लोगों को स्ट्रेचर द्वारा खाई से बाहर निकालकर वैकल्पिक मार्ग से होते हुए मुख्य मार्ग तक पहुंचाया, जिन्हें उचित उपचार हेतु एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। कार में सवार सभी लोग यमुनानगर हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। चलिए, खबर उत्तराखंड में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।